2025 जो है सर, कुछ दिन और बचे हैं सर जी। लेकिन ये 2025 का नाम सुनते ही धक धक हो रहा है, ऐसा होता है। लेकिन ये पूरा साल ऐसा रहा है कि इसमें हमने सब देख लिया, तो और क्या देखना बाकी है और ऐसा क्या था इस साल में, कितना कुछ हो गया इस साल। और जब जब गुरु अतिचारी होते हैं तब महाभारत होता है। महाभारत के समय में भी गुरु अतिचारी थे और अभी भी गुरु तकरीबन 8 साल तक ये अतिचारी रहेंगे। तो ये समस्याएं अभी जस की तस बनी रहेंगी। तो जो मेरा पहला एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा नहीं रहा। तो मेरी मदर ने बताया कि इसको कैंसर है और ये बैंक करप्ट हो गया है, मतलब कि ऐसे करके फाइनेंशियल हालत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने मुझे को देखा और मेरी पत्री उठा के फेंक दी। उन्होंने बोला इसका कुछ नहीं हो सकता, ये मरेगा। और एस्ट्रोलॉजी बेसिकली देवी देवताओं के लिए, राजा महाराजों के लिए बनी थी। ये तो आम जनता को इससे दूर रखा गया था। उनको तो कहा था कि आप सिर्फ काम पे ध्यान दो, जबकि आम आदमी को पहले 4 वर्णों में बांट दिया था। उनको बोला था कि आप अपना अपना काम कीजिए और एस्ट्रोलॉजी को तो उनको दूर रखा गया था। तो इसका मतलब है कि हर साल आप 22 दिसंबर को अपना जन्म दिवस मनाते हैं। तो क्या आपने पर नोट किया कि ये आपको नहीं करना चाहिए? प्रीति योग उसको भगवान कृष्ण जी का उसे वरदान है कि प्रीति योग के दिन कोई अपने पार्टनर को, लव पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को मनाने चला जाए तो सामने वाला मान जाए। इसके 99% योग होते हैं। एक और आचार्य जी, आजकल के यंगस्टर्स की जो है प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, उसको एम्बिशन कहूँगा, वो ये है कि उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल होना है, उनके भी जो है फेम हो, उनका भी नेम हो, उनकी भी पॉपुलैरिटी हो। उसके लिए क्या करना चाहिए? एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में जब बात करते हैं हम, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि अरे कुछ भी प्रिडिक्ट कर देते हैं, कुछ भी बता देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे मेहमान से, एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी की दुनिया की वजह से अपनी दुनिया बदल ली। जो उनके कर्जे थे वो चुका दिए, करोड़पति बन गए। और ना सिर्फ उन्होंने अपने जीवन में बदलाव एस्ट्रोलॉजी की वजह से वो लेकर के आए हैं, बल्कि लाखों लोगों के जीवन में वो ऐसे पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आ रहे हैं। तो क्योंकि मैं रियलिटी में यकीन करता हूँ, हकीकत में यकीन रखता हूँ, तो मैंने ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तित्व को ढूंढा है जो हमें बताएंगे कि उनके जीवन में ज्योतिष विज्ञान की वजह से, इस ज्ञान की वजह से कैसे बदलाव आए। आचार्य लव भूषण जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपकी मेहनत को प्रणाम है। आपने जिस तरीके से अपने करियर को, मतलब आप आउट परफॉर्म करते जा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बधाई है। धन्यवाद। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा शुरुआत में ही, जी। और आपसे ही जानना चाहूँगा कि वो क्या टर्निंग जो है आपकी लाइफ का पॉइंट था जहाँ से आपने कहा जी सब कुछ बेकार जा रहा है, बिगड़ रहा है, आओ इसको बदल देते हैं। और ज्योतिष ने कैसे आपके जीवन को पूरा ही मतलब 360 डिग्री चेंज कर दिया? देखिए, जो ज्योतिष एक साइंस है। पहले तो हमें यह समझ में नहीं आता। आज हम एक कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम ज्योतिष के पास जाएं या नहीं जाएं। तो सेम कन्फ्यूजन मेरा भी था, क्योंकि हम ज्योतिष को आज तक हमने इतना ही माना है कि हमें एक मुहूर्त निकालना है, शादी करनी है या ओपनिंग करनी है, तो हम पंडित जी के पास जाते हैं और उन्हें थोड़ी सी दक्षिणा दी और मुहूर्त निकलवा लिया। और हमारे में से जो यूथ है, आज का जो यूथ है, वो इसलिए भी नहीं जाना चाहता कि उन्हें लगता है कि कहीं हमें नेगेटिव ना कर दे, हमें वहम में ना डाल दे, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कहीं ना कहीं चीज़ें खराब ना हो जाए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो मैं भी एस्ट्रोलॉजर के पास उतना ही जाता था या पंडित जी के पास उतना ही जाता जितना अपने को काम था। लेकिन अब सडनली आपकी लाइफ में सब कुछ खराब होने लगता है, चीज़ें खराब होने लगती हैं। कौन से साल की बात है ये? 2015 की बात है। तो बैंक करप्ट आप हो गई, फिर 16-17 में आपको कैंसर हो गया। तो फिर आप मदर के कहने पे आपको लगता है कि आपको एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए। माता जी ने कहा कि चलो जाओ तो सही। तो मैं और मदर एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए। तो जो मेरा पहला एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा नहीं रहा। अच्छा। काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई थी। तो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर सभी के सामने देख रहा है और 2-2 मिनट का समय दे रहा है और फटाफट उनको बताया जा रहा है और उनसे फीस मोटी ले रहे हैं, लिए जा रहा है। जो भी ले रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी फीस का लेने का जो उस टाइम चलन नहीं था। तो क्यों आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो किसी को कुछ नहीं मालूम है। पहला एक्सपीरियंस बिगड़ गया। तो मेरा जब नंबर आया तो उन्होंने मेरी कुंडली भी देखी। तो मेरी मदर ने बताया कि इसको कैंसर है और ये बैंक करप्ट हो गया है, मतलब कि ऐसे करके फाइनेंशियल हालत ज़्यादा ख़राब है। बैंक करप्ट नाम तो नहीं बोला, कर्जे में है। तो थोड़ा सा मेरा उनको देखने का जो नज़रिया था वो बहुत अच्छा नहीं था। तो उन्होंने मेरे को देखा और मेरी पत्री उठा के फेंक दी। उन्होंने बोला इसका कुछ नहीं हो सकता, ये मरेगा। अच्छा। हाँ, आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा यार ऐसे कैसे इन्होंने बोल दिया।
मेरी मदर रोने लगी कि ये आपके हाथ में हाथ जोड़ रही हूँ, पाँव पड़ रही हूँ, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को निकाल लीजिए। तो मैंने मदर को बोला, आप चिंता मत चलिए करो। यहाँ से, हम इन लोगों के हम ऊपर वाले के हाथ जोड़ेंगे, हम इन लोगों के हाथ में जोड़ेंगे। सही बात है। तो जोड़ने ही तो ऊपर वाले के जोड़ेंगे, आप चलिए। लेकिन मन में एक ना क्वेश्चन, जहन में एक बात आई कि यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे इतने कुछ करने वाले बैठे हैं, तो इसका मतलब ये एक साइंस तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। तो इसका मतलब इतने लोग फॉलो कर रहे हैं। तो सडनली वापस आया तो यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया। 2015 में इतने लोग यूट्यूब पे भी तब नहीं थे। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, एस्ट्रोलॉजर को ढूंढना शुरू किया। 10-12 एस्ट्रोलॉजर के पास में अकेले में फिर मिलने गया। तो जो एस्ट्रोलॉजी का मेरा एक्सपीरियंस वो भी अच्छा नहीं रहा। फिर मैं जिनके पास गया तो वहाँ पे भी अच्छा नहीं रहा। अच्छा। तो होता है क्या ना, जब आपको लगता है कि ना कुछ आपके बारे में कुछ ऐसा बताए, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, ये कब तक ऐसा रहेगा, तो कोई भी मुझे ऐसा सेटिस्फाई आंसर नहीं दे पाया। क्योंकि मुझे चाहिए था कि हर बात लॉजिक से चाहिए थी और मुझे अंदर तक जाना था। और जिससे भी 2 बातें ज़्यादा पूछ लो वो अपने आप को भगवान समझ रहा है। वो एस्ट्रोलॉजर थोड़ी ना है, वो तो कहता मैं तो प्रभु हूँ, भगवान हूँ, और सारी दुनिया तो मैं चला रहा हूँ। तो मुझे लगा यार ये तो गड़बड़ है। तो फिर मैंने पढ़ना किया, तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। तो मैंने कहा, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम चेक करते हैं कि आपने एमबीबीएस किया है, आपने एमडी किया है, और आप ऑपरेशन करवाने जाते हैं तो आपको लगता है कि इसने एमएस किया है, इसने आज तक कितने ऑपरेशन किए हैं। आप हार्ट का ऑपरेशन कराने जा रहे हैं किसी का, तो देखते हैं कि इसने एक एक्सपीरियंस जाते हैं, लगता है कि भैया 1000 पेशेंट का इसने क्या हुआ, हार्ट का, तो इससे 2 ही पेशेंट मरे हैं, तो इसके पास चलते हैं। 98 का परसेंटेज अच्छा है तो 90 चलते हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर ना आपसे साइन करवा लेता है कि भैया कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन मैं अपना, कभी डॉक्टर चाहता तो नहीं है ना कि मैं नहीं चाहता। हाँ, सही बात। लेकिन उसने एक साइंस को तो फॉलो किया ना, राइट, कि उसने इसका मतलब एमएस को पढ़ा है, उसने एमडी को पढ़ा है, उसने एमएमबीएस को पढ़ा है। आप देखो ना कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, आपको क्या पता उसने क्या पढ़ा है? क्या आपने कभी चेक करने की कोशिश की कि उसका क्या एक्सपीरियंस है? आप देखिए ना, जिसे देखो उपाय बांटता जा रहा है, पैसा होने के उपाय बांटता जा रहा है। आप चले जाओ 15-20 उपाय, 10 उपाय आपको लिखा, अरे भैया उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो क्यों उपाय करे, वो मैं क्यों करूं? एक जनरली तो मैंने पता लगा कि ये उपाय ये सबके कस्टमाइज्ड हैं। आपकी कुंडली के अनुसार ये उपाय आपको फॉलो करने चाहिए, जाने चाहिए। और यदि आप अपने कस्टमाइज उपाय करते हैं, जनरलाइज कर दिया ना उन्होंने, जनरलाइज कर दिया, तो ये थोड़े से एक मन में व्यथा हुई। तो कस्टमाइज उपाय आपके ही पर्टिकुलर, आपको क्या करना है, आपको गौ माता को क्या खिलाना है, आपको आश्रम में क्या देना है, आपको मंदिर में क्या देना है, आपको गरीब आदमी को क्या खिलाना है, जब ये आपको पता लग जाता है तो आप ऐसा करने लग जाते हैं, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। और मैं हमेशा पढ़ना शुरू किया, इस पर रिसर्चेस मैंने की। तो मुझे ये पता लगा कि आपके एक देवता हैं जिनको आपको मानना है। एक मैं एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे मैं अभी आपको देख रहा था कि आप कृष्ण जी के वचन गुनगुना रहे थे। तो यदि आपका जन्म कृष्ण पक्ष पे हुआ है, यदि आपका जन्म अंधेर पक्ष में, जिसे बोलते हैं कृष्ण, तो इसका मतलब है कि आप भगवान श्री कृष्ण की संतान है। आप जितना हरे कृष्णा राधा राधा बोलेंगे उतना आपका जीवन अच्छा चलेगा, आनंद में रहेगा। और यदि आपका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ, यानी कि चानन पक्ष में हुआ है, तो आप जितना राम राम बोलेंगे, सीताराम बोलेंगे, उतना आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अच्छा। क्योंकि आप भगवान श्री राम की संतान हैं। तो इस समझने की कोशिश, मैं तो ये नहीं कहता कि आप सीताराम भी कहें और आप हरे कृष्णा भी कहें, राधा, बात एक ही है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, उनमें से 33 कोटि में से हम 3-4 लोगों के नाम जानते हैं। विष्णु जी का नाम, ब्रह्मा जी का नाम, शिव जी का नाम, हनुमान जी का नाम, 2-4 देवी देवता आप और ले लीजिए, तो हम इन्हीं का नाम। इसके अलावा तो 33 कोटि में से क्या आपको पता है कि बाकी देवी देवता कौन है, या बाकी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता है? तो इसका मतलब हमने एक ही दुनिया देखी है। तो जो ये देवी देवता हैं, ये तो सुप्रीम पावर है। इन्होंने हमारी जिम्मेवारी लगाई कि लव भूषण, तेरा देवी देवता ये है, तेरे को कोई काम है तो उनके पास जाना है, और फिर वो उसका कोई काम होगा तो वो संबंधित डिपार्टमेंट के पास जाएगा और तेरा काम करवा के देगा। तो डायरेक्ट मेरे पास मत आ। हाँ, तो आ मेरे पास, जो ने बात करनी है, शायद तो अपना रखो, लेकिन तेरी प्रॉब्लम कौन सुनेगा? तेरा संबंधित देवता सुनेगा।
तो ऐसे हमारी कुंडली में 27 नक्षत्र होते हैं। उसमें जो हमारा 27वां नक्षत्र है उसका जो स्वामी है वो आपका अति मित्र ग्रह है, वह आपका अति मित्र देवता है, वह उसका जो पौधा है वह आपका अति मित्र प्लांट है, और उसका जो एक एनिमल है वो आपका अति मित्र जानवर है। यदि आप उनकी सेवा करने लग जाते हैं और उनसे अपनी इच्छा डिमांड करने लग जाते हैं तो वो आपका कार्य ब्रह्मांड से अपने आप करवा के ला के देता है। तो ये मेरी एक रिसर्च रही। और फिर ऐसे ही हमारे कुंडली में कुछ ग्रह हैं जो हमारे शत्रु हैं और कुछ ग्रह हमारे मित्र हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी समस्या में आ जाता है तो सबसे पहले वो शत्रु को बुलाएगा कि मित्र को बुलाएगा? मित्र को बुलाएगा। बिल्कुल। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह आपका शत्रु है और कौन सा ग्रह आपका मित्र है। वो जो शत्रु ग्रह है ना, ये आपका पीछा छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि चाहते ही नहीं कि आप उनसे आगे बढ़ो। जैसे मान लीजिए कि आपका शनि महाराज आपके शत्रु बने हुए क्योंकि ग्रह के रूप में स्थापित है, तो शनि महाराज जी कभी नहीं चाहते कि आप वो जानबूझ के आपको तला हुआ खिलाते रहेंगे, आपको फ्राइड आइटम आप खाते रहेंगे। मंगल ग्रह आपके खराब हैं तो आपको स्पाइसी आइटम, क्योंकि वो चाहते नहीं कि आप एक्टिव हो, आप हमेशा आलस में डूबे रहें। सूर्य ग्रह खराब है तो आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, तो सूर्य ग्रह खराब है तो आपका नेम एंड फेम डिफेम हो जाएगा, आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे। तो वो ग्रह चाहते ही नहीं है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन से ग्रह आपके शत्रु हैं, कौन से ग्रह आपके मित्र हैं, और कौन से देवता आपको जो आपकी नैया पार लगाएंगे। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपकी कहानी पे वापस लौटना चाहूँगा, कहाँ से फिर वो चेंजेस कैसे आए, वो सारी जो समस्याएं थी वो कैसे गायब कर दी जी। तो जैसे इसको मैंने पढ़ना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया। अब देखिए कि जब आप मिलना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो बिना गुरु के आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो मुझे लगा कि मैं पढ़ तो रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ, सभी के विचार इसमें अलग अलग हैं, तो इस पर मैंने अपना गुरु, जो लगा जब तक मुझे गुरु नहीं मिलेगा मैं इसमें अध्ययन नहीं कर पाऊंगा। उस समय बड़ी परेशानी में थे, समय भी था, और मांगने वालों के फ़ोन आ रहे थे तो वैसे भी घर से बाहर रहना था, तो गुरु की तलाश में निकला, वाराणसी गया, हरिद्वार गया। तो मुझे पता लगा कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत से कम लोग ऐसे हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी का कंप्लीट नॉलेज है, कंप्लीट पूर्ण ज्ञान है। तो जैसे आप जैसे सज्जनों ने बताया कि एक बहुत अच्छे विद्वान हैं जिनको भारत सरकार से मार्कंडे भी प्राप्त हुआ है। अच्छा। मार्कंडे पुरस्कार क्या है? मार्कंडे पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो ज्योतिष और तंत्र के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया जाता है, और ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को ही मिला है। गुरुजी को मिला? हाँ, उसमें से एक मेरे गुरुजी हैं। क्या बात है। तो मैं उनके पास गया, थोड़े उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। अच्छा। तो मैंने बोला कि मैं शिष्य तो आपका बनूंगा। हाँ। तो बताइए कि मुझे उसके लिए क्या करना है। हाँ। थोड़ा स्वभाव में जिद्दीपन भी था, अच्छीपन भी था। तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मैं फिर भी रोज उनके गेट पे जाता रहा, चला गया, वापिस जाता रहा, चला गया। तो काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने बोला कि चल तू बैठ। तो उनको लगा कि बच्चा समर्पित है और इसको कुछ सिखाया जाना चाहिए। कुछ भगवान की जब कृपा होनी होती तो आपको गुरु मिल जाते हैं। तो उन्होंने कुछ बताना शुरू किया, बातें करनी शुरू की, तो मुझे पता लगा कि ये जो बता रहे हैं और जो मार्केट में सिखाया जा रहा है, या मार्केट में जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो तो बिल्कुल ही अलग है। और जो फिर उन्होंने बताया कि एस्ट्रोलॉजी 2 प्रकार से होती है, एक है कर्मकांड ज्योतिष और एक है फलित ज्योतिष। कर्मकांड वो ज्योतिष है जिसमें आपको सिर्फ पूजा या अनुष्ठान ही बताया जाता है, और फलित ज्योतिष का मतलब है कि आपकी गणना करना ही कि समय खगोलीय कैलकुलेशन बेस्ड ही क्या है, तो आपकी लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये कर्मकांड, ये फलित ज्योतिष है। और भारत के अंदर ये बहुत बड़ी विडंबना है कि 99% जो ज्योतिष है वो कर्मकांड ज्योतिष है। फलित हो ही नहीं है, क्योंकि फलित सिखाया नहीं जाता है। आज भी जो वाराणसी यूनिवर्सिटी है, जितनी भी सब में कर्मकांड ज्योतिष सिखाया जाता है, फलित ज्योतिष सिखाया नहीं जाता है। तो फलित ज्योतिष को जो जानकार हैं वो भारत में बहुत कम है। तो उन्होंने मुझे सिखाया, और या फिर जिसको आता था फलित, उन्होंने आगे अपना ज्ञान बांटा ही नहीं, किसी को दिया ही नहीं। वो उनके बारे में बहुत कुछ जानते थे। तो मैं बड़ा भाग्यशाली रहा, तो मुझे गुरुजी मिले। तो फिर उसको मुझे इसलिए नहीं एस्ट्रोलॉजी सीखनी थी कि मेरे को कुछ आपको तो अपना बदलना था, मेरे को तो अपना देखना था कि ऐसा क्यों मेरे साथ लाइफ में हो रहा है, और ऐसा कैसे निकल सकता हूँ। तो जैसे उनके फिर बताए हुए मैंने अनुष्ठान किए, मैंने कुछ उपाय किए, मैंने कुछ नियमों को फॉलो किया, तो मेरी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए। क्या बात। और 1 साल के अंदर आप मानेंगे नहीं, मैं कैंसर जैसी बीमारी से बाहर आ गया। क्या बात। और 2 साल के अंदर जो सारा कर्जा गायब, करोड़ों रुपए का कर्जा था वह गायब हो गया। तो उधर का मीटर डाउन,
और कमाई का चालू। कमाई का चालू। क्या बात। तो जब आप हाँ। सक्सेस होने लगते हैं तो लोग आपसे मिलने आना शुरू करते हैं कि भैया तू कैसे सक्सेस हुआ, तेरी लाइफ में क्या हुआ, क्या कर अभी दिया? तूने ऐसा क्या कर दिया। जो एक बार फेल होता है तो फेल ही होता रहता है, सही बात। परेशानियां बढ़ती रहती हैं। कि यार तुम तो वापस आ गए। तुम तो वापस आ हाँ, गए यार। हाँ। उस टाइम पे मेरे साथ में कोई 20-25 लोग और भी थे अच्छा। जो फेल हो गए थे, और वो आज भी फेल वाली फेल वाली सिचुएशन में। स्टेशन पे ही हैं। तो FIR भी होगी, आपको मालूम है ना, हाँ, हाँ, हाँ। जब इस तरीके की बातें आती है तो चारों तरफ से आदमी गिर जाता है, विपदा आ जाती है विपदा आ बेसिकली। जाती है। अपने रिश्तेदार है वो रूठ जाते सब हैं, सब भग जाते हैं दोस्त आपको, कि ये तो शुरू से पता था कुछ नहीं करेगा। हाँ कुछ नहीं कर और जैसे कमाल होता है कि यार ये हमारे चाचा जी हाँ, सबसे प्यारे। सबसे पहले तो फिर लोगों ने पूछना शुरू किया हाँ। कि अरे लवभूषण भाई तूने ये कैसे कर दिया, तो हमें भी कुछ बता। मुझे अब देखो, आप किसी से मिलने जाते हो तो पता तो लग ही जाता है ना भी आप किसी से मिलने कुछ तो जा रहे हुआ हैं, है। कुछ हाँ। तो हुआ है। तो मैंने उसका बताना चार्ट शुरू देखा, किया। कुंडली देखा, तो मैंने बोला यार तेरे को ये 2-3 उपाय तू कर ले लाइफ में, इससे तेरे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट फायदा आएगा। हुआ। तो वो काम लोगों के बनने शुरू हो गए, काम होने शुरू हो गए, तो एक माउथ पब्लिसिटी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक शुरू होगी। तो मैंने जब इसको एस्ट्रोलॉजी को मेरे गुरु ने जब मुझे पढ़ाया तो मैंने इसको और रिसर्च किया, तो मुझे लगा कि जो पाराशर जी इसमें कहना चाहते हैं, जो भगवान शिव जी ने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम लिखा, जब गणेश जी ने जिस पे काम किया, तो इसका मतलब था कि इन्होंने बहुत बड़े तरीके से लिखा था। तो आज भी हम उसको समझ नहीं पाए हैं काम। तो फिर उसको मैंने अपने विवेक से, अपनी समझ से मैंने चीज़ों को लिंक करना शुरू किया, मैंने उस पर रिसर्च करना शुरू किया। तो मुझे पता लगा कि ये तो बहुत वृहद ज्ञान है। आप तो एस्ट्रोलॉजी की मदद से करोड़पति अरबपति बन सकते हैं, आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इसमें एस्ट्रोलॉजी में जो हमारा 11वां भाव है वो इच्छा पूर्ति का भाव है, जो सेकंड हाउस है वो पैसे का भाव है, जो 5वां घर है वो आपकी हेल्थ का है, जो छठा है वो रोग ऋण शत्रु का है, 7वां घर आपकी विवाह का है, शादी का है, लाइफ पार्टनर का है। जैसे आपसे बहुत सारे यूथ जुड़े हुए हैं, तो जो लव का है, जैसे प्यार भी जो चलता है, प्रेम का है, वो 5वां घर है। हम ये भी तक बता सकते हैं कि आपके कितने अफेयर रह सकते हैं, आपका जो लव पार्टनर है वो आपको धोखा देगा कि नहीं देगा। अच्छा। हाँ, और अभी जो आपका किसी के साथ जो लव अफेयर चल रहा है उसका रंग कैसा होगा, उसकी हाइट कितनी होगी। अच्छा, ये सब ये ज्योतिष बता सब सकता ज्योतिष में हम आपको देखे बता सकते हैं। और ज्योतिष में 9th हाउस एजुकेशन का है, जैसे आजकल के युवा कितना आगे बढ़ोगे, कितना आगे बढ़े, या कौन सा सब्जेक्ट कौन लेना सा चाहिए, कोर्स करें। हाँ सही बात है। मेडिकल पढ़ाई लें, सबसे नॉन पहले करें मेडिकल क्या, लें, हाँ कॉमर्स लें, जिसमें हमारी आर्ट्स लें, सक्सेस लिखी है। इसमें सक्सेस लिखी। तो ये भी आप अपने 9th हाउस से जा सकते हैं, जान सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। और इसी प्रकार से जो युवा ये भी जान सकते हैं कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, हमें जॉब करनी चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए। तो इसके ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में बात की। क्या बात है। तो और आपकी किताब भी है लाइफ चेंजिंग रिपोर्ट, उस पर बात करूंगा मैं आगे। हाँ उससे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि शुरुआत तो मैं इस सवाल से करना चाह रहा था और मुझे लगा कि पहले आपकी इंटरेस्टिंग कहानी जो है हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाएं। 2025 जो है सर, कुछ दिन और बचे हैं इसके लेकिन ये 2025 का नाम सुनते ही धक धक हो रहा है, ऐसा होता है। मतलब जब मैं सोचता था ना, छोटा था, कि 2025 आएगा पता नहीं क्या ही हो जाएगा, दुनिया का सबसे बेस्ट वाला ईयर रहेगा, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये पूरा साल ऐसा रहा है कि इसमें हमने सब देख लिया, तो और क्या देखना बाकी है, और ऐसा क्या था इस साल में, कितना कुछ हो गया इस साल में? देखिए, इस पूरा का पूरा खगोलीय जो घटनाएं हैं वो हमें बताती हैं। इस समय जो गुरु है वो अतिचारी होके विचरण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, और शनि भी वक्रीय हो रहे हैं। शनि ब्रह्मांड का सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है, ठंडा प्लेनेट है। जब भी शनि वक्रीय हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी जो एम्बिशन है, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अभी शनि वक्रीय हो रहे हैं मीन की राशि में, यानी कि जल की राशि में। तो मैंने अपने पॉडकास्ट में एक पहले भी बताया था कि जब शनि वक्रीय होंगे तो बाढ़ आने के, तूफान आने के, तेज़ बारिश होने के, अंधेरी होने के योग बने हुए हैं। तो अभी शनि महाराज जी वक्रीय रहेंगे तकरीबन 28 नवंबर तक। तो इसका मतलब जो ये खराब मौसम की जो चीज़ें हैं ये 28 नवंबर तक जारी रहेंगी। और गुरु भी यहाँ पे भी अतिचारी हैं, और जब जब गुरु अतिचारी होते हैं तब तब महाभारत होता है। महाभारत के समय में भी गुरु अतिचारी थे, और अभी भी गुरु तकरीबन 8 साल तक ये अतिचारी रहेंगे। तो ये समस्याएं अभी जस की तस बनी रहेंगी। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो कार्मिक रिलेशनशिप होती है वो कैसे काम करती है, और ये फलित में आता है या ये अपना जो है कर्मकांड वाला जो देखिए, जो ये जो कार्मिक है, कार्मिक आपके कर्म है, यही तो फलित ज्योतिष है। अच्छा, फलित ज्योतिष बेसिकली वो एक आपका मैनुअल है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेने जाते हैं तो आप मोबाइल लेने गए तो उसमें लिखा होता है ना कि मोबाइल कैसे काम करना है, इसकी सेटिंग में जाकर कैसे ही मिलाना है। तो आपका जो जब आपका जन्म हुआ तो जो ये कुंडली जब आपकी बन कर आई तो ये आपको पूरा बताती है कि आपने पूर्व जन्म में कैसे कर्म किए हैं और आपको इस जन्म में क्या
करना है। तो ये बेसिकली जो कार्मिक सिद्धांत पर ही ज्योतिष पूरा का पूरा आधारित है कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपका भाग्य है आपका साथ देगा या नहीं देगा। जैसे 9th हाउस इसमें भाग्य का है। यदि 9th हाउस का स्वामी 8th हाउस में बैठ जाए, 9th हाउस का स्वामी 12th हाउस में बैठ जाए, 9th हाउस का स्वामी छठे घर में बैठ जाए, तो आपको अपने ही भाग्य से लड़ना पड़ता है। और यही 9th हाउस का स्वामी 11th हाउस में बैठ जाए, तो इसका मतलब है कि आप भाग्यशाली हैं। आप जिस भी चीज को हाथ लगाएंगे वह भाग्य आपका बन जाएगा। तो कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में बेसिकली पता होना बहुत आवश्यक है। पता होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए तो एस्ट्रोलॉजी बनी है। और एस्ट्रोलॉजी बेसिकली देवी देवताओं के लिए, राजा महाराजों के लिए बनी थी। ये तो आम जनता को इससे दूर रखा गया था। अच्छा। उनको तो कहा था कि आप सिर्फ काम पे ध्यान दो। ये तो हमारे एक अच्छे कर्म है कि हमारे जो शास्त्र मुगल उठा के लेके गए थे और मुगलों से पूरे वर्ल्ड में ये फैल गए, और हमने इस पे अब अपनी रिसर्च करना साइंस में शुरू किया। जबकि आम आदमी को पहले 4 वर्णों में बांट दिया था, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। उनको बोलता था कि आप अपना अपना काम कीजिए, और एस्ट्रोलॉजी को तो उनको दूर रखा गया था। तो आज ये हमारा ये सौभाग्य है कि हमें मालूम चला कि हमें हमारा जो जन्म है उसका उद्देश्य क्या है, और हमें क्या चीज़ डोनेशन करनी चाहिए, हमें इस पे कैसे आगे बढ़ना चाहिए पाश्चात्य, ताकि हम पूर्व जन्म में पहले के जो कर्म, जो प्रारब्ध है हमारा, तो उनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। ये आपको जो है फलित ज्योतिष, ये जो है फलित ज्योतिष आपको बहुत अच्छे से बताता है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ज्योतिष की जब बात आती है, कहाँ लोग गलती कर जाते हैं? क्या आपको लगता है कि यहाँ लोग गलती कर जाते हैं, या तो ज्योतिष जिन भी ज्योतिषी से वो मिलने जा रहे हैं, कहाँ उनसे गड़बड़ हो जाती है कि वो फिर उनका भरोसा टूट जाता है, जैसा आपके साथ हुआ शुरू में? देखिए, वो एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको बोला ना कि कर्मकांड ज्योतिष और एक फलित ज्योतिष एक अलग कैलकुलेशन करना है। अब देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे अभी मैंने अमित शाह जी की कुंडली देखी, या बहुत सारे लोगों की कुंडली देखी, तो उसमें उनके मंगल भी नीच के हैं और उनके सूर्य भी नीच के हैं। और कोई एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो उन्होंने क्या किया, जनरली बताता, उन्होंने उन दोनों ग्रहों के उनसे डोनेशन करवा दिया, दान करवा दिया। और जबकि अंदर से देखने से पता लगा कि जो सूर्य है उनके दिखने में तो नीच के हैं, लेकिन अंदर से वह उनके मित्र के हैं, फेवर में हैं। तो अब उनका डोनेशन, उन ग्रहों का डोनेशन नहीं होगा। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी को आपने जीतना है, तो आपको किसी को हराना होगा। आप किसी को हराएंगे कब? जब आपके अंदर जीतने की कैपेसिटी होगी, जीतने का मादा होगा। तो इसका मतलब जो हारेगा वो तो रोएगा ना। जैसे इसको एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जैसे मान लिया आप किसी युद्ध में गए, तो युद्ध के अंदर आर्मी में अंदर हैं आप, और वहाँ पे आतंकवादी आपके पैरों के नीचे पड़ा हुआ है, और आपने उसके ऊपर गोली तान रखी है, और आतंकवादी आपसे क्या बोल रहे हैं कि मुझे मत मारो, मेरे बीवी विधवा हो जाएगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, और आपने उस पर तरस खा लिया और आपने उसको छोड़ दिया। तो वैसे जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसने उठकर आपको शूट कर दिया। तो मतलब आपको जीतना है तो किसी को हराना होगा। तो हराने के लिए, तो आपके अंदर किसी को मारने के लिए, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? जज्बा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इसका मतलब यदि किसी की जातक की कुंडली में जब तक 1 या 2 ग्रह नीच के नहीं होंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। लड़ेगा कैसे, जीतेगा कैसे? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आपको अंदर से चेक करना है कि वो नीच की, वो डेबली तो हैं, लेकिन हो सकता है वो अंदर से आपके लिए आपके मित्र हैं, आपकी फाइटिंग स्पिरिट दे रहे हैं। आपको ये इनके प्रकार आगे बढ़ना है, तो कैसे बढ़ेंगे? तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो मुझे पता लगा कि लोग बस उसी ग्रह को डोनेट करवाए जा रहे हैं, उन चीज़ों को दान करवाए। तो आपको दान की चीज़ों का करना है, ये आपकी कुंडली देखकर आपको बताया जाता है। आपको कौन से कपड़े पहनने हैं, आपको कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। देखिए, जो ये आयुर्वेदा के अंदर रोग बने हैं, वात पित्त कफ, तो इसका मतलब क्या है? वात पित्त कफ, ये हमारी एस्ट्रोलॉजी से देखा जाता है। पहले एस्ट्रोलॉजी बनी, फिर आयुर्वेदा बना। मैं आपको बताता हूँ कि आयुर्वेदा जो धन्वंतरी जी ने सबसे पहले लिखा था, तो पाराशर जी की कुटिया के पास में ही उनकी कुटिया थी। तो उन्होंने पहले एस्ट्रोलॉजी बोल लिखा, उसके बाद आयुर्वेदा लिखा गया। तो यदि आप एस्ट्रोलॉजी के उपाय कर लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि मेडिकल साइंस को आपको फॉलो नहीं करना है, तो हो सकता है कि आपकी वही दवाई आपको 10 टाइम फास्टर काम करने लग जाए, और आपको जो 10 सालों में ठीक होना था या 5 सालों में ठीक होना था, वो आप 1 साल में ही 100% रिकवर कर जाएं। और इसका एक जीता जाता उदाहरण मैं आपके सामने बैठे हुए, बिल्कुल बैठे हुए। कैंसर को हराया है, कर्जे को हराया है, और वही है ना कि जो अभी आप ही कह रहे थे कि भाई कोई तो होना चाहिए हराने के लिए, कोई शत्रु तो हो जिसको हराए, मजा आए जीवन में। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी आपने बात की हमारे माननीय गृह मंत्री जी की, तो मैं चुनाव की तरफ ही चलता हूँ। बिहार में चुनाव है, वहाँ तेजस्वी जी कोशिश में लगे पहली बार मुख्यमंत्री बनने की, और नीतीश जी फिर से जो है कोशिश में लगे दोबारा बनने की। कौन सा गठबंधन जीतता दिख रहा है? एनडीए जीतेगा,
या जो INDI जो अलायंस है वो जीतेगा? आपका क्या प्रेडिक्शन क्या है? मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बिहार के अंदर बीजेपी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना NDR है, लेगी, एनडी आ जाएगी। और यहाँ बीजेपी पर पूर्ण बहुमत से आ जाएगी। हाँ, और यहाँ पर जो पासवान जी हैं हाँ, वह बहुत बड़ी सरकार बनाने में भूमिका अदा निभाएंगे कर सकते चिराग हैं। पासवान। और जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो वहाँ पे प्रशांत किशोर जी हैं, ये तेजस्वी करेंगे। को, यादव जी को और नीतीश जी को यहाँ पर करने वाले हैं। तो इन दोनों का नुकसान का फ़ायदा यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट को हो सकता है। अच्छा, प्रशांत किशोर जो हैं वो किंग नहीं बनेंगे, किंग मेकर बन जाएंगे, ये कह रहे हो आप? किंग मेकर वो, किंग मेकर भी नहीं बनेंगे, वो किंग लेकिन बनने वो नहीं देंगे किसी को। हाँ, किसी को वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी को हाँ, और नीतीश जी को खराब करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर रहेगी। ये आपका प्रिडिक्शन कह रहा ये है मेरा बिहार को प्रेडिक्शन कर रहा लेकर। है बिहार को लेकर। अमेरिका को लेकर क्या कह रहा है आपका? अमेरिका के लेकर मेरा मानना है कि जो ट्रम्प हैं हम्म, ये आने वाले टाइम पे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, और जो यूएसए है ये कई टुकड़ों में बंट जाएगा। और अच्छा। यूएसए की जो ये राज करने की जो नीति है पूरे विश्व में, यह खत्म हो जाएगी। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि यूएसए आपको कई टुकड़ों में बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो टैरिफ वॉर जो है उन पर उल्टा पड़ने वाला है। टैरिफ वॉर तो 100% उनको ऊपर उल्टा पड़ेगा। और देखिए इसी सब टैरिफ वॉर के अंदर, क्योंकि जब आप देखिए आपको आगे बढ़ना है, आपको ऊंची छलांग लगानी है, तो आपको पीछे जाना पड़ता है। तो ये भारत के लिए एक स्वर्णिम समय है। और यहाँ पे देखिए कि बाकी सारे कंट्रीज भारत के साथ में आकर खड़े होंगे। और भारत, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा। और आप देखेंगे कि भारत को लोग लीड करेंगे और आने वाला समय भारत का है। दुनिया में बेसिकली आप कह रहे हैं इंडिया लीड करेगा। इंडिया लीड करेगा और यूएसए धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ट्रम्प, उनकी पावर खत्म हो जाएगी। ट्रम्प ऐसे हो जाएगा कि लोग, आप ये मान के चलिए कि उन्हें मैं एक वर्ड यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगा कि एक मेंटल टेररिस्ट वो एक प्रकार के घोषित हो जाएंगे और अपने ही लोगों के द्वारा वो खत्म हो जाएंगे, बायकॉट किए कर दिए जाएंगे। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपने इतनी सारी बातें की वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, जियो पॉलिटिक्स की, तो रशिया यूक्रेन को लेके क्या कह रहे हो आप? कब होगा उसका युद्ध, खत्म कब होगा? ये अभी रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो समाप्ति की ओर है। अच्छा। हाँ, और आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि रशिया और यूक्रेन की आपस में बहुत सारे विचारों पर सहमति हो जाएगी। और उसमें सबसे बड़ी मदद यहाँ पर भारत करेगा। क्या बात? और भारत की मदद से ये युद्ध, रूस और यूक्रेन युद्ध बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इसकी खबर मुझे लगता है कि आपको नवंबर दिसंबर से पहले पहले मिल जाएगी। दिसंबर से मतलब आप ये कह रहे हो ये 25 खत्म होते होते ठीक हो जाएगा? हाँ, अभी गुरु का गोचर होने वाला है कर्क राशि में। तो अब देखिए पूरा का पूरा जो विश्व है वह शांति की तरफ अग्रसर होगा। बिल्कुल। अब आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसे रत्न है, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आपने रत्न पहने हुए, कौन सा रत्न ऐसा है जो सबके लिए आप बताना चाहते हैं कि ये तो पहन ही लेना चाहिए? नहीं, ऐसा रत्न के माध्यम से हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी रत्न सबके लिए पहन जाएगा। ठीक है। इसको बेसिकली कलर थेरेपी से भी देखा जाता है। हर ग्रह का एक कलर है, हर ग्रह का एक वाइब्रेशंस है। जैसे मान लो सूर्य ग्रह है, उसकी ऑरेंज कलर है, जिसको आप जब सूर्य उदय होता है तो आप देखते हैं कि ऑरेंज कलर है वहाँ पर। मंगल का लाल कलर है, शुक्र का चमकता हुआ जैसे ओपल है। इस प्रकार से शनि महाराज जी का नीलम एमेथिस्ट है। तो हर ग्रह का अपना अपना कलर है, हर ग्रह का अपना अपना एक स्टोन है। राइट। तो आप ये स्टोन उन्हीं ग्रहों का पहन सकते हैं जो ग्रह आपकी कुंडली में मित्र के हैं, संपत्ति के हैं, और या फिर आपको पैसा देने के लिए इस कुंडली में मतलब आए हैं। आपको आपके शत्रु ग्रहों का स्टोन आपको नहीं पहनना। यदि आपने शत्रु ग्रहों का स्टोन पहन लिया तो जैसे ही आपने वो स्टोन पहनते हैं तो वह आपके लिए, आपकी जो समस्या है वो आपके लिए और प्रबल हो जाती हैं। नाम को लेकर बात करते हैं, बोलते नाम को लेकर के लोग सोचते हैं कि इससे मेरी राशि मानी जाएगी या डॉक्यूमेंटेड जो नाम है उससे मानी जाएगी, और फिर एक आता है जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी एक अलग कैलकुलेशन है, कौन सी सही? देखिए कार्तिक जी, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जन्म की राशि क्या है और आपके नाम की राशि क्या है। ये दोनों आपस में मित्र होने चाहिए। आज देखिए कि पूरे भारत में न्यूमरोलॉजी चल रही है। आपके मूलांक के अनुसार बोला जाता है कि आपका मूलांक 1 है तो आपका नाम ए है, और आपको इस पर नाम रखना चाहिए। ये बिल्कुल गलत धारणा है और ये हमारे ज्योतिष का कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया जा रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि नाम कैसे रखा जाना चाहिए। हम नाम की राशि और जन्म की राशि आपस में मित्र होनी चाहिए या फिर वो सम होनी चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए किसी की जन्म की राशि मेष है या फिर जन्म की राशि सिंह है और या धनु है, तो इसका मतलब वो अग्नि तत्व का है।
तो उसका नाम भी अग्नि तत्व पे या फिर अग्नि का जो मित्र है वायु तत्व पे होना चाहिए। और यदि गलती से भी आपने जल तत्व पे उसका नाम रख दिया तो अच्छा भाग्य होने के बावजूद भी वह खराब भाग्य का शिकार हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे मैंने वो शत्रु मित्र की बात बोली, तो जैसे जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। तो हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने हमारी बॉडी को 4 तत्वों में बांटा है। उन्होंने बोला आकाश तत्व एक ऐसा तत्व है जो सभी में समान रूप से विद्यमान है। तो जो हमारी 12 राशियां हैं तो इनको एक राशि को 3 तत्व में बांटा गया है। जैसे अग्नि तत्व में 3 राशियां हैं, जल तत्व में 3 राशियां हैं, 4, 8, 12, इसी प्रकार से पृथ्वी तत्व में 2, 6, 10 और वायु तत्व में 3, 7, 11। तो आपको ये पहले जानना है कि आप कौन से तत्व के हैं। तो ये कैसे चेक करेंगे कि चंद्रमा जिस नंबर की राशि में बैठा होगा वह आपका तत्व होगा। अच्छा, जैसे आपका चंद्रमा मान लीजिए मेष राशि में बैठा है तो आप अग्नि तत्व के हो गए। तो आपको अपना नाम या तो अग्नि तत्व पे रखना है या फिर वायु तत्व में रखना है, क्योंकि दोनों आपस में मित्र हैं। और यदि आपने अपना नाम जल तत्व में रख दिया तो आप अच्छा भाग्य होने के बावजूद भी उससे आपको दुश्मनी हो जाएगी। तो जो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो ये न्यूमरोलॉजिस्ट के पीछे रख के अपने बच्चों का नाम रख रहे हैं और गलती से भी आपने अपना नाम का पहला अक्षर अग्नि तत्व का जल में रख दिया और जल का है तो अग्नि में रख दिया, गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप वाइब्रेशन में ए आ ई ऊ लगाते रहो, उससे कोई भी फायदा आपको होने वाला नहीं है। आप भारतीय शास्त्र को फॉलो कीजिए और भारतीय जो ऋषियों ने लिखा है उसको फॉलो कीजिए। अब मैं इसको आपको एग्जांपल से भी समझाना चाहूँगा। तो मैं कार्तिक जी आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जन्म दिवस क्या है, आपका जन्म कब मनाते हैं आप? 22 दिसंबर। तो इसका मतलब है कि हर साल आप 22 दिसंबर को अपना जन्म दिवस मनाते हैं। राइट। तो क्या आपने पर नोट किया कि ये आपको नहीं करना चाहिए? ये नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जन्म 22 दिसंबर का नहीं है। अच्छा। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से आपका जन्म 22 दिसंबर का है। बेसिकली आप मुझे बताइए क्या दीपावली क्या हर साल एक ही तिथि को आती है? एक ही तारीख को आती है? जन्माष्टमी एक ही तारीख को आती है? होली एक ही तारीख को आती है? नहीं आती। तो भैया जो ये इंग्लिश कैलेंडर है ये तो हमारा साइंस ही नहीं है। तो बेसिकली आप तिथि से बनाना चाहिए। ठीक है, मैं इसको ये नहीं कहता कि आपको नहीं बनाना चाहिए। 2 बार काट लो। मैं तो दिए जला लो। हाँ, ये कहना चाहता हूँ कि आप दीपावली, होली, जन्माष्टमी को तो मना रहे हैं, लेकिन आप जानते नहीं है कि आपका जो जन्म बर्थडे किस तिथि को मनाया जाना चाहिए, आपको मालूम ही नहीं है। तो आप भारतीय एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए, विक्रम संवत को समझने की कोशिश कीजिए। आज सबको पता है कि आज तारीख क्या है, लेकिन किसी को नहीं पता आज की तिथि क्या है। बहुत बड़ी बात। आज किसी को नहीं पता कि हर चौथे साल लीप ईयर क्यों आता है। आज किसी को नहीं पता कि अधिक मास कब आता है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी कि जो साइंस हमारी है उसको 100% खुद ने फॉलो कर लिया और हमें बता दिया कि ये साइंस आपकी नहीं है, ये हमारी। आपको देखो ना, मैं आपको आज के बच्चों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से नासा हमें फॉलो कर रहा है। आप देखिए कि पूरी पृथ्वी की कुंडली बनाते हैं, तो पृथ्वी को आप एक पेपर पे प्लेन रख दीजिए तो ये स्क्वायर शेप में बन जाएगी। तो आप देखेंगे कि एक भूमध्य रेखा बीच में से निकल रही है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर एक रेखा गुजर रही है जिसको कर्क रेखा कहा जाता है, और भूमध्य रेखा के नीचे एक रेखा गुजर रही है जिसे मकर रेखा कहा जाता है। तो ये कर्क रेखा का नाम कहाँ से आया? क्या कभी आपने सोचा? कर्क रेखा का मतलब है कर्क राशि। ये एक रेखा ऐसी राशि से गुजर रही है जिसका नाम कर्क राशि रेखा है, और मकर रेखा का मतलब है मकर राशि से जो रेखा गुजरी है उसका नाम। तो अंग्रेज भी उसका नाम चेंज नहीं कर पाए, और हमें लगता है कि, और हमें आज लॉजिक चाहिए हर बात पे कि भगवान राम का जन्म हुआ। नहीं, मैं नहीं मानता जी भगवान राम को, मैं नहीं मानता भगवान कृष्ण को, क्योंकि ये हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी कर देगी। जानबूझ के अंग्रेजों ने जब भारत जो हमारा अच्छा था वो ले गए वो। जब भारत आजाद हुआ तो पहला जो हमारे शिक्षा मंत्री थे वह मुस्लिम थे, जिन्होंने अकबर महान था, ये महान था, अकबर महान था। अभी आपने फिल्म देखी ना संभाजी में, देखो ना कैसे वो अपने फादर से जान छुपाकर संभाजी के पास गया और उन्होंने मदद मांगी। तो उससे बड़ा तो कोई डरपोक इंसान ही नहीं था। तो आप देखो ना, और आपने क्या पढ़ा? अकबर महान था, अकबर एक बहुत बड़ा राजा था, क्योंकि ये हमारी प्रोग्रामिंग अंग्रेजों के द्वारा इस प्रकार से की गई हमारे बच्चे हमारे इतिहास को न जान सकें। आप देखिए कि एक हफ्ते में कितने दिन है?
7 दिन। 7 दिन। क्यों सोमवार क्या कहा जाता है, मतलब चंद्रमा से, बुधवार को बुध ग्रह, शुक्रवार को शुक्र ग्रह, शनिवार को शनि ग्रह, यानी कि 7 वही ग्रह है जो हमारी लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं और हम इसे जानते ही नहीं है। क्यों एक महीने में 30 दिन है, क्यों साल में 360 दिन, 365 दिन है, 366 दिन है, क्यों ऐसा होता है? ये सब कुछ हमारे एस्ट्रोलॉजी की फलित ज्योतिष में उसकी एक एक गणना की गई है। संडे के बाद मंडे ही क्यों आता है? क्योंकि ऐसा बताया गया है कि एक दिन में 24 होरा होती है और एक होरा तकरीबन 1 घंटे की होती है। होरा का मतलब है आवर, जो उन्होंने आर कर लिया, घंटे जो उन्होंने आर कर लिया। तो सूर्य जब अगले दिन आता है, सूर्य उदय होता है, तो उसे जो सबसे पहले उसे किस ग्रह की होरा मिलती है वह उस दिन का वार का स्वामी माना जाता है। तो संडे के बाद उसे चंद्रमा की होरा मिलती है, चंद्रमा के बाद उसे मंगल की होरा मिलती है, मंगल के बाद उसे बुध की होरा मिलती है, तो वही आपका वार का स्वामी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एस्ट्रोलॉजी लॉजिक से काम करती है। दिन में 24 घंटे क्यों होते हैं? क्योंकि दिन में 24 होरा होती हैं। आपने 12 AM 12 PM के बारे में सुना होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि उन्होंने बोला कि दिन की 12 हो रहा है, 12 हो रहा रात की है। तो ये सब कुछ हमारा इतिहास है, ये हमारी एस्ट्रोलॉजी है, हमारा विज्ञान को लेके, मेरा विज्ञान को लेके। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं वो मसाला नहीं देता हूँ जो बाकी एस्ट्रोलॉजर देते हैं, डराने वाला, फैक्ट पर बात करता हूँ। आज मेरे थोड़े से व्यू चेक कम भी आ जाएं पॉडकास्ट में, क्योंकि हम सिर्फ रेमेडीज की या उपाय की बात नहीं करते। तो मेरा ये मानना है जो आपके उपाय हैं वो आपके कस्टमाइज है, कस्टमाइज्ड है, जनरलाइज्ड नहीं है। आप ऐसे किसी को देखकर, आप किसी का पॉडकास्ट देखकर या किसी के उपाय देखकर उपाय कर रहे हैं, वैसे वो आप पे काम करेंगे नहीं। करके देख लीजिए, आज देखो ना, करोड़पति बनने के उपाय, समस्या को समाधान के उपाय, तो सभी बन जाते हैं, सभी बन रहे हैं हाँ, बट ही रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? 40 सेकंड की रील में दिख रहा है, तो सभी बन जाते। तो मेरा कहने का दोस्त, आज सनातन धर्म का जो हमारे ज्योतिष का मजाक उड़ाया जा रहा है, और इससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो रही है ना ज्योतिष की। क्योंकि हमें जिस प्रकार से आप बीमार होते हैं आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी एक कुछ चमत्कार नहीं है, एक साइंस है। इसकी ज्योतिषीय गणना है। एक ज्योतिष आपको आपके ग्रहों का गोचर देख के, आपके ग्रहों का चीजें देखकर आपको एक मेडिसिन लिख के बताता है, जो आपको डोनेशन के रूप में आप उसे काम करते हैं। अब थोड़ा सा ज्योतिष विज्ञान को मैं आज की जो हकीकत है उससे कनेक्ट करवाना चाहता हूँ। तो अभी काफ़ी केसेस सुनने को मिल रहे हैं कि पार्टनर ने धोखा दे दिया, पार्टनर भग गया या पार्टनर भाग गई, या जो तो भी केसेस हो रहे हैं, जो भी न्यूज़ सुनने को मिल रही है, क्या इसका समाधान? देखिए, ये इसको यदि हम एस्ट्रोलॉजी से समझेंगे तो जो हमारा 7वां घर है वह हमारे पार्टनर को दिखाता है, हमारे लाइफ पार्टनर को दिखाता है। और जो हमारा लव पार्टनर है वह हमारा 5वां घर दिखाता है। यदि आज के जो यूथ हैं, यदि वो किसी के साथ दोस्ती में है, फ्रेंडशिप में है, तो 5वें घर से देखेंगे कि वो उनका प्यार उनका चलेगा या नहीं चलेगा, उनके कितने अफेयर रहेंगे या नहीं रहेंगे, उन्हें प्यार में धोखा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये 5वें घर से, 5वां घर जो कि लव और अफेक्शन का है, और जो 7वां घर है वो लाइफ पार्टनर का है। आपके पार्टनर के साथ में शादी होगी या नहीं होगी, वो तभी होगी जब 5वां घर का कनेक्शन 7वें से होगा। और फिर आपकी शादी चलेगी या नहीं चलेगी। तो इसका मतलब 7वां घर यदि आपको अच्छे एट्रीब्यूट्स दे रहा है तो आपकी शादी चलने के योग हैं। तो कभी यदि मान लीजिए आपके लाइफ में बहुत सारी परेशानी आ रही है, मेरी लाइफ में परेशानी आ रही है, तो वो ग्रह है जो आपकी शादी को तोड़ना जा रहा है या खराब करने, डिस्ट्रॉय करने जा रहा है, तो हम उस ग्रह के पास पहले ही चले जाएं तो काफी हद तक ऐसी संभावना रहती है, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या उनको डेफर कर सकते हैं, या उन चीजों को हम कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 7वें घर में जो 7th हाउस में शनि उच्च का होता है, लेकिन जैसे 7वें घर में शनि तो उच्च का होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो कम रोमांटिक होगा, या आपकी और उनकी दोनों की एज में डिफरेंस होगा। कम से कम भी 3 साल का डिफरेंस अक्सर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और शनि के ऊपर से राहु केतु और मंगल का प्रभाव पड़ जाए तब दोनों में झगड़े होंगे। तो यदि हम उन दोनों चीजों को हम जो वहाँ पे राशि बैठी है वहाँ तक पहले ही पहुँचा दें, तो ऐसा होने के योग हैं वो कम हो जाते हैं और प्रॉब्लम थोड़ी सी डेफर हो जाती है। तो आचार्य जी का तो नाम ही लव भूषण है, तो लव की बात करनी तो बनती है। और आपने अभी मुझे 5th और 7th 2 की कहानी बताई, तो 5 जो है वो लाइफ जो है अभी हमारी, अगर हम उसे जो है 7 की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, यानी कि शादी करना चाह रहे हैं, हेवन बनाना चाह रहे हैं, तो हेवन बनेगा कि नहीं बनेगा उसके लिए 5th और 7th का कनेक्शन बैठाना बहुत जरूरी बिठाया जाता है। तो आप ये कह रहे हो कि डेट पे तो जाओ, लेकिन हमारे पास भी आओ, हम बताएंगे आगे होगा क्या, ऐसा जी। तो उसमें ये भी बताया जाता है कि आपकी शादी के योग कब बन रहे हैं।
आपको शादी कब करनी चाहिए। हाँ, करनी हाँ, चाहिए, ऐसा नहीं कभी भी चलेगा। कभी भी चलेगा। और शादी का कई मुहूर्त हमारे पंचांग में बताए गए। मुहूर्त विज्ञान के बारे में एक एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। इसमें 27 योग होते हैं। इसमें कुछ योग ऐसे हैं जैसे विषकुंभ योग है, अतिगंड योग है, गंड योग है। यदि इस दिन में कुछ कर लिया जाए तो इसका मतलब है कि आपने विपत्तियों से, परेशानियों से दोस्ती कर ली खुद है, ही चले गए आप, खुद ही चले गए हैं खाई आप। के पास जाके कूदे। हाँ, और आप कह रहे हैं कि भैया आ मुझे मार, बाय आ बैल मुझे मुझे मार। तो ऐसी प्रकार से हमारी कुछ तिथियां हैं। हाँ, इसमें चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, अच्छा इन्हें अपूर्णा तिथियां कहा गया है। अच्छा, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। तो ये इस तिथियों को, ये श्रापित तिथियां हैं। इनको माना कि इन तिथियों को कोई भी काम कर लिया जाए तो आपका काम पूर्ण होने के योग क्या होंगे, लटक लटक के होंगे। और ऐसी ही एक 3 तिथियां हैं, पंचमी, दशमी और पूर्णमासी। इन तिथियों को वरदान है कि तिथि कोई भी काम कर लिया जाए तो बहुत जल्दी पूर्ण होगा, पूर्ण हो जाएगा। तो आप ये समझने की कि ये सब एक ज्योतिषी गणना है। ये कुछ तिथियां इसी प्रकार से, मान लीजिए आज आपका यूथ ज्यादा है तो मैं बताना चाहूंगा कि कोई आपसे, आपका दोस्त रूठा हुआ है, तो एक हमारे 27 योग होते हैं, उनमें एक योग होता है प्रीति योग। प्रीति योग, प्रीति योग, उसको भगवान कृष्ण जी का उसे वरदान है कि प्रीति योग के दिन कोई अपने पार्टनर को, लव पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को मनाने चला जाए तो सामने वाला मान जाए। इसके 99% योग होते हैं, क्योंकि प्रीति योग को ये वरदान है। वरदान। प्रीति यानी कि लव, यानी कि अफेक्शन, यानी कि प्यार। तो यदि आपका भी पार्टनर, आपको किसी ने स्विच ऑफ आजकल ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, तो आप आइए, मैं आपको बताऊंगा अनब्लॉक कैसे करवाएं, अनब्लॉक कैसे करवाएं। तो ये पूरा साइंस है कैसे किसी अब ये बताओ आप हमें आचार्य जी कि दोस्त रूठा, उसको मनाने का तो बता दिया, दोस्त उधार लेके भाग गया, उससे कैसे वापस नहीं? अरे वाह, हाँ, ये वाला बहुत ये लोग आपने जानना बहुत बढ़िया चाहते बोला कि हैं। कोई पैसा उधार लेके भाग गया। तो इसका समझिए कि कोई उधार लेकर भाग गया, इसका मतलब आपकी लग्जरी लेके चला गया और उसने आपकी लग्जरी को अपना मान अपनी लिया, लग्जरी बना ली, अपनी लग्जरी मान लिया। तो इसका मतलब है कि शुक्र ग्रह आपका खराब है। शुक्र ग्रह लग्जरी देता है। आपने पैसा अपने अकाउंट में जोड़ा, तो पहले अपने लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। आपने पैसा अपने अकाउंट में जोड़ा, पैसा अकाउंट में जोड़ा कि मैं आगे जाके इसकी कार लूंगा, इसका घर लूंगा, मैं अपने सपने पूरे करूंगा। और आपने किसी को ब्याज भी दे दिया या किसी को मदद इसलिए की, चलिए कुछ समय बाद आपके पैसे लौटा देगा, लेकिन अब उसने आपके पैसे नहीं लौटाए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर शुक्र ग्रह आपको अच्छे सिग्निफिकेटर नहीं दे रहा। तो इसका एक आपका मैं एक बहुत अच्छा उपाय भी बता देता हूँ। आप अपने घर के साउथ ईस्ट में देसी गाय का दीपक आप जलाना शुरू कर दीजिए। गौ माता को हरे रंग का जो साबुत मूंग, देसी गाय के घी का दीपक, देसी गाय का दीपक आप साउथ ईस्ट में जलाना शुरू कर दीजिए। और शुक्र ग्रह का यदि आपने उपाय यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे मैंने तो मैंने बता दिया। दूसरा शुक्र मैंने गाय को आप साबुत मूंग खिलाना चालू कर दीजिए देसी घी में और चीनी में मिलाकर। तो आप देखेंगे कि ऐसे एक सिनेरियो क्रिएट होगा कि सामने वाले को लगेगा कि मुझे आपका पैसा वापस करना चाहिए, उसके अंदर के भाव जगाने के लिए ये काम करना है, ये काम को आप करना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिए वो गाय देसी गाय होनी चाहिए। देसी गाय का घी जो है, उस घी का दीपक आप साउथ ईस्ट में आप जलाना शुरू कर दीजिए। तो साउथ ईस्ट दिल्ली का कोई लेकर के गया है तो उसमें भी ये काम हो जाएगा। हाँ, बस ये देखना है जिसने अपने पैसा लिया उसके पास पैसा लौटाने के लिए होना चाहिए, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। कि पैसा लेके खुद ही फेल हो गया तो भैया अब ये मान के चलो फिर तो आपके भाग्य, आपके कर्म ही ऐसे थे, फिर तो कार्मिक रिलेशन जो है वर्क कर रहा है, वो काम कर रहा है। और ये तो यहाँ तो पहले ही हमारे पास आ जाते तो हम बता दें कि भैया पैसा दो मत किसी को, आएगा नहीं। आएगा नहीं। तो ये समझने के लिए भी जो आचार्य जी कहते हैं कि पर्सनलाइज टिप्स के लिए आपको जो है भेंट करनी बड़ी आवश्यक है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बड़े सारे यंगस्टर्स इस बात से परेशान रहते हैं कि करना तो बहुत कुछ चाहते हैं वो, पर उनको उसका फल नहीं मिल रहा है। मतलब कुछ कहते हैं कि हम तो कर्म बहुत कर रहे हैं लेकिन हमें फल नहीं मिलता, हम क्या करें? फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेट तो होते हैं वो शुरू में, फिर वो डीमोटिवेट होते हैं। फिर देखिए, हाँ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने मुझे बोला कि कर्म फलदाता, हमारे कर्मों का फल देने का जो अधिकार है वो शनि महाराज जी के पास है। और ऐसे जो 10th हाउस है वो हमारी परफॉर्मेंस का सिग्निफिकेंट हाउस है। तो इसका मतलब है कि शनि ग्रह आपको अच्छा जल नहीं दे रहे और 10th हाउस भी आपकी फेवर में नहीं बैठा हुआ। 10th हाउस चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे बिजनेस करें, तो आपकी जो परफॉर्मेंस का हाउस है वो 10th हाउस है। तो इसका भी आपको एक बहुत अच्छा मैं उपाय बता देता हूँ। 10th हाउस में मंगल ग्रह उच्च के होते हैं और शनि ग्रह प्रोफेशन के कारग्रह माने गए हैं। तो आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान में खेजड़ी का पेड़, बेरी का पेड़ आपने अक्सर सुना होगा। बिल्कुल है। मकर राशि का जो पेड़ है वो खेजड़ी का पेड़ है। यदि आप वहां पर गुड़ का प्रसाद चढ़ा के आना चालू कर देते हैं तो इसका मतलब आपने
मकर राशि में मंगल उच्च का पहुंचा दिया। आप इतना करने मात्र से ही आप देखेंगे कि आपको आपके कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाएगा। और यदि आप ऐसा नहीं भी कर पा रहे हैं तो किसी भी सुनसान जगह में, मकर राशि का मतलब है सुनसान जगह पे चींटियों को गुड़ का चूरा करके, गुड़ का बूरा करके आप डालना शुरू कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको आपके कर्मों का फल मिलना शुरू कर देंगे। और उसमें अपने शनि को भी ऐड कर दिया तो ये आप मान के चलिए कर्म और भाग्य दोनों अब आपके साथ में हो जाएंगे। तो शनि को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर तला हुआ मीठा, जिसमें जलेबी, इमरती, आप किसी भी गरीब लोगों को मंगलवार को और शनिवार को खिलाना शुरू कर दीजिए। आचार्य जी, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आपकी लाइफ चेंजिंग रिपोर्ट के बारे में, जिसने काफ़ी लोगों की लाइफ को चेंज किया है, और मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा उसके बारे में बात हो रही है। तो ऐसा क्या उस लाइफ चेंजिंग रिपोर्ट में आप लेकर के आए? देखिए, लाइफ चेंजिंग जो रिपोर्ट है वो मेरे पिछले 10 सालों के अनुभव और जो मैंने 10,000 से ज़्यादा बच्चों को सिखाया है, उसके बेस पे मैंने एक लाइफ चेंजिंग रिपोर्ट तैयार की है। इसमें बच्चों की मैं जो जातक मेरे पास आता है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताता हूँ, उसके नेचर के बारे में बताता हूँ, अभी उसका साल कैसा जाएगा, आने वाला साल उसका कैसा जाएगा, उसके बारे में, उसके मित्र नंबर्स या शत्रु नंबर कौन से हैं, उसके कलर्स शत्रु या मित्र कौन से हैं, उनके हेल्थ इशू उन्हें क्या रह सकते हैं, और डिटेल्ड में इसके उपाय के बारे में मैंने उनको उनके बारे में बताया है। और इनमें मैंने एलिमेंट्स के बारे में उनको जिक्र किया है, तत्व के बारे में भी जिक्र किया, जो आज तक इंडिया में पहले किसी ने किसी भी रिपोर्ट में नहीं बताया है। राइट। और ये कहाँ अवेलेबल है? ये मेरी वेबसाइट है acharyallavbhushan.com, उसमें आप रिपोर्ट सेक्शन में जाकर इस रिपोर्ट को बाय कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, राइट। और आचार्य जी से मुलाकात भी कर सकते हैं। मैं उन एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, ऐसा क्या स्पेशल है उनमें या इस लाइफ चेंजिंग रिपोर्ट में? देखिए, इसमें क्या है कि हमारा जो शरीर है, मैंने आपको बोला कि पंच तत्वों से मिलकर, तो कौन सा तत्व आपकी बॉडी में नहीं है। अच्छा। वाटर एलिमेंट हो सकता है आपकी बॉडी में नहीं हो, तो आपको पानी या पानी से संबंधित समस्याओं का, बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। मतलब आपकी कुंडली में नहीं है, कुंडली में नहीं है, तो यहाँ तत्व मिस बैलेंस हो रहा है, तो इस पे, तो बेसिकली इसके ऊपर मैंने विशेष रूप से जोर दिया है कि छोटा सा उपाय आपको बहुत बड़ी समस्या से बाहर निकाल सकता है। राइट। तो लाइफ चेंजिंग रिपोर्ट जिसके बारे में आचार्य जी बता रहे हैं कि 10 सालों का जो इनका, जो अभी हमने पॉडकास्ट की शुरुआत में बात की, 2015 से 2025 में हम आ चुके हैं, और 2015 में जो आप स्वयं बता रहे थे कि कैंसर से पीड़ित थे, कर्जे में डूबे थे, वहाँ से निकल के यहाँ तक आना, करोड़पति बनना वो तो एक अलग बात है, लेकिन काफ़ी लोगों के जीवन में मुस्कान लाना, वो मुझे लगता है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा हासिल है, क्योंकि इन्होंने ज्ञान को सिर्फ अपने पास नहीं रखा है, इस ज्योतिष के ज्ञान को इतना बांटा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, लाखों लोग जो हैं, उनका जीवन बदला है, उनकी लाइफ चेंज हुई। अब आखिरी में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हम इतनी सारी प्रेडिक्शंस की बात कर रहे थे, दुनिया की बात कर रहे थे, अपना जो स्टॉक मार्केट है इंडिया का, वो थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। लोग कह रहे हैं मार्केट में कब स्टेबिलिटी आएगी, मार्केट में कब जो है खुशहाली आएगी, क्या बताएं? देखिए, मार्केट के बारे में ये समझने की, अभी मैंने आपको बोला कि गुरु अतिचारी चल रहे हैं और शनि यहाँ पर वक्रे चल रहे हैं, थोड़ा सा मार्केट में भी ऊपर नीचे चलता रहेगा, और यह आने वाले 2 सालों तक इसी प्रकार से चलता रहेगा। अच्छा। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2 सालों में मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन और लॉन्ग टाइम यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, आप डे ट्रेडिंग की बजाय लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको इसमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि गोल्ड के भाव फिर से बढ़ने वाले हैं। अच्छा। क्योंकि 18/11 को गुरु का गोचर होने जा रहा है कर्क राशि में, और यहाँ पे गुरु कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पे गोल्ड के रेट आपको देखिए 1,20,000 रुपये से लेकर 1,30,000 रुपये तक देखते हुए मिलेंगे 18 नवंबर के बाद। और मैं यहाँ पे चांदी की बात भी मैं करूँ तो चूंकि गुरु फिर कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, और कर्क राशि को चांदी से भी देखा जाता है, चंद्रमा से भी देखा जाता है, तो चांदी के भाव भी मुझे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ओवरऑल शेयर मार्केट हमारा ऊंचा रहेगा। आप देख और धीरे धीरे जो अभी हम यूएसए की मार्केट से डिपेंड करते हैं, तो देखेंगे कि वर्ल्ड का मार्केट डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, और भारत के सेंसेक्स से पूरा वर्ल्ड का सेंसेक्स चलेगा। क्या बात है। और सोना चांदी जिन्होंने जिसमें इन्वेस्ट कर रखा है उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूँ, यूथ को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो कि जो यंगस्टर्स हैं उनका ये कहना होता है कि हम सोते तो हैं रात में, लेकिन वो सुकून की नींद नहीं आती, सुबह सुबह भी वही फ्रस्ट्रेशन रहती है, वही चिड़चिड़ापन बना रहता है। इसके पीछे क्योंकि बहुत एक कॉमन जो है प्रॉब्लम होती जा रही है। देखिए, जो हमारा नींद का जो भाव है वो 12वां भाव है, जहाँ पर हमें ये देखना होता है कि आपके कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। यदि 12वें घर में चंद्रमा ग्रह बैठ जाए तो जातक को नींद नहीं आती है, और चंद्रमा के साथ में शनि ग्रह बैठ जाए तो जातक को नींद भी नहीं आती, जातक को डरावने सपने भी आते हैं। और वहाँ पर मंगल ग्रह बैठ जाए
तो जातक बार बार करवटें बदलता रहता है और बार बार उठकर भी वो बैठ जाता है, ऐसा हमारी कुंडली में लिखा गया है। और 12वें घर में शुक्र बैठ जाए तो जातक जैसे ही बेड पे जाता है उसे बहुत बढ़िया नींद आ जाती है। तो शुक्र का उपाय करना होगा 12वें घर के लिए, शुक्र को यहाँ पे मजबूत करना प्रसन्न होगा करना और होगा। बाकी ग्रहों को यहाँ पे कमजोर करना होगा। यदि 12वें घर में आपके चंद्रमा ग्रह बैठे हैं तो आपको चावल या दूध पास के किसी भी आश्रम में देना होगा। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि ये उपाय आपके कस्टमाइज हैं। कौन सा ग्रह बैठा है, किस ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो ये 12वां अगर आपका डिस्टर्ब है तो आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। राइट। एक और आचार्य जी, आजकल के यंगस्टर्स की जो है प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, उसको एम्बिशन कहूँगा, वो ये है कि उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल होना है, उनके भी जो है फेम हो, उनका भी नेम हो, उनकी भी पॉपुलैरिटी हो। उसके लिए क्या करना चाहिए उन्हें? नेम एंड फेम की पॉपुलैरिटी का जो हाउस है वो 3rd हाउस है। अच्छा। 3rd हाउस वायु तत्व का हाउस कहा जाता है। यदि आप अपने वजन के बराबर सतन जो अनाज हैं, यदि वह पक्षियों को खिलाना चालू कर दीजिए तो यहाँ पर आपका नेम एंड फेम ब्रह्मांड में होने लग जाता है। तो यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखना है कि जब भी आप अनाज खिलाएं तो क्या अनाज खिलाना ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि पक्षियों को जो चावल हैं वह कभी भी कच्चे नहीं खिलाए जाते। इससे उनका गर्भ गिर सकता है, पक्षियों की जान को खतरा हो सकता है। तो चावल जब भी आप खिलाएं तो चावल को रात को भिगो के रखें या चावल को बॉईल करके ही पक्षियों को खिलाया जाता है। कहीं आप चले तो अच्छे उपाय करने के लिए और पता लगे उल्टा ना हो जाए, जाने में उल्टा ना हो जाए, तो तभी मैं आपको बताता हूँ कि उपाय हमेशा कस्टमाइज होने चाहिए। और यहाँ पर पक्षियों का भी एक विशेष महत्व यहाँ पर बताया गया है कि 3rd राशि का संबंध आपका कौन से ग्रह के साथ में हो रहा है। यदि वो शनि महाराज जी के साथ में हो रहा है तो आपको कौवों को अनाज खिलाना चाहिए। यदि आपका राहु के साथ में हो रहा है तो आपको कबूतरों को खाना खिलाना चाहिए। तो लेकिन आजकल बड़ी समस्या है कि कौवे मिलते नहीं हैं, चिड़िया मिलती नहीं है, तो ठीक है तो हम पक्षियों को खिला सकते हैं, लेकिन 3रे भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है वही अनाज आप उस पक्षियों को खिलाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आखिरी में आप मेरे लिए क्या भविष्यवाणी करेंगे? मेरे लिए भी कुछ बताइए। मैं आया हूँ 1 घंटे हमने चर्चा की है, तो आखिरी में मेरा भी कुछ हो जाए। कार्तिक जी, आप इस जो मैं जब आपकी रीलें सुनता हूँ, आपकी जो कहानियाँ सुनता हूँ, तो मुझे भी कभी कभी ना ऐसा लगता है ना कि कुछ नया सुनने को मन करता है, मोटिवेशन खुद को लेने का मन करता है, तो मैं आपकी कहानियाँ सुनता हूँ। अरे बहुत आप सोशल के लिए, सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो आप जैसे विनम्र एक अच्छे लोग, मैं आपसे पिछले 1 घंटे से चर्चा कर रहा हूँ, उसके पहले भी ऑफ द लाइन में आपसे बात कर रहा था, तो मुझे लगता है कि आप आने वाले समय के किंग हैं, आप आने वाले समय के रूलर हैं। और आप जैसे लोगों की, समाज को, हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप एक मोटिवेटर स्पीकर ही नहीं, आप एक कहानियों के माध्यम से, रोचक चीज़ों के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं। और आने वाला समय राहु का है, डिजिटल माध्यम का है, तो मुझे लगता है कि जो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं वो तो आउट हो जाएंगे, और जो आप जैसे लोग हैं वो यहाँ पर लंबे समय तक टिके रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो आशीर्वाद दिया अपने शब्दों से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पॉडकास्ट में मुझे काफ़ी कुछ ज्योतिष के बारे में जानने को मिला है, और आपने अपने जीवन के बारे में जो एकदम सच्चाई से, बेबाकी से बात की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी बेबाकी से बात करते हैं। अदरवाइज़ जैसा आप खुद ही अभी अपने पॉडकास्ट में कहते हैं कि मसाला आकर के नहीं बताता हूँ, मैं जो सच होता है वो बताता हूँ। तो अगर आप आचार्य लव भूषण जी से बात करना चाहें, इनकी वेबसाइट पर चले जाएं, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जैसा आचार्य जी ने कहा कि हमें जनरलाइज्ड सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना है, हमें कस्टमाइज्ड सोल्यूशन की तरफ जाना है। हर व्यक्ति की अपनी कुंडली, हर व्यक्ति का अपना भाग्य, और हर व्यक्ति के अपने उपाय हैं। तो जो आपको रील में दिख रहे हैं कि करोड़पति बना देंगे, उन रील से बाहर निकलो और रियल के पास जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम आपका। आचार्य लव भूषण जी से आज वार्ता करने का, इनसे बातचीत करने का, पॉडकास्ट में मिलने का अवसर मिला है। और मैं आचार्य जी के लिए यही कहूँगा कि ये सरल हैं, सहज हैं, और बहुत ही ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। और अपने जीवन में जो इन्होंने सीखा है, जो इनके जीवन में चेंजेस आए हैं ज्योतिष विज्ञान की वजह से, इस ज्ञान की वजह से, उसको बांटने का कार्य कर रहे हैं। और इनकी जो लाइफ चेंजिंग रिपोर्ट है, जिसमें इन्होंने 10 सालों का जो इनका पूरी यात्रा का जो सार है वो समेटा है, और वो सारा ज्ञान आप तक पहुँचाने की, आपकी भी लाइफ को चेंज करने का प्रयास करें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आनंद है आपसे मिलकर। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।